अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरज़ू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। और आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट बांग्लादेश की। मुझे ये बताइए कि वहां पे सुना है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने अपनी आर्मी को जो है वो तैयार रहने के लिए कहा है, मगर क्यों, किससे जंग होने लगी है उनकी? आरज़ू जी, यही तो खास बात है। आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा, और जैसे ही तैयार रहने के लिए कहा, एक कलेश शुरू हो गया और एक डिस्कशन शुरू हो गया, किससे जंग होने जा रही है। हम भी सोच रहे हैं किससे जंग होने जा रही है। अब जब हम ये सोचने लगे कि किससे जंग होने जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कैलकुलेट करना शुरू किया। हालांकि मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी जब ये खबर सुनेंगे कि हाँ भाई, अपनी आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है यूनुस ने, तो पाकिस्तान में एक बार को तो ईद मना ली जाएगी। मतलब बिना इसके, क्योंकि ये ईद जैसा ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि भाई इंडिया के, मतलब मैसेज तो यही जा रहा है ना कि इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस ने आर्मी तैयार रखने के लिए कहा है। तो मैं इस चीज को कहूंगा कि देखिए, सीधी सी बात है, बांग्लादेश की आर्मी अप्रोक्सीमेट 70-80 हजार की आर्मी है। आपकी 7 लाख की आर्मी अगर हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो वो 70-80 हजार वाली आर्मी क्या कर देगी, पहले ये देखने वाली बात। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी की ये तारीफ तो करनी पड़ेगी, बैटल हार्डल आर्मी है। हम ये नहीं, मतलब बैटल हार्डल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्मी है। अब एक कंट्री को गुलाम बना रखा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वेल ट्रेन्ड है। बांग्लादेश की आर्मी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनका अगर कोई, मतलब जैसे कहते हैं कि वॉर एक्सरसाइज भी होती है, तो वो जो एक्सरसाइज होती है उस वॉर कि भाई किस तरीके से आप पैदल मार्च करेंगे और किस तरीके से नदी पार करेंगे, इससे ज्यादा उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 1971 से लेकर आज तक कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा। आपने फिर भी हमसे लड़ाई लड़ दी, अफगानिस्तान में जाके उलझे रहे, फिर उसके बाद खुद वालों से लड़ रहे होते हैं, फिर आप वाले आपसे लड़ रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। बांग्लादेश में अगर आप 50 साल में देखेंगे, तो बांग्लादेश की आर्मी की आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि बांग्लादेशी आर्मी के लोगों ने अपने ही जो प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारा था। इसके बाद आप बांग्लादेशी आर्मी का कोई भी अचीवमेंट नहीं सुनेंगे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कि म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। उसने रखायन जो प्रोविंस है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और पूरे के पूरे रखायन प्रोविंस पर कब्जा करके वहां पर बुद्धिस्ट आर्मी खड़ी हो गई है और वहां से रोहिंग्याओं को मार के भगा रही है। अब यहां हमें समझना होगा कि ग्राउंड सिनेरियो क्या है। ग्राउंड सिनेरियो ये है, अराकान आर्मी बॉर्डर पर है और बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर टर्मोइल चल रहा है। शेख हसीना को तो पहले ही भगा दिया गया था, खालिदा जिया भी बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। अब सिनेरियो देखिए, पावर सेंटर्स जो भी बांग्लादेश में मौजूद हैं, उसमें मोटे मोटे 4 पावर सेंटर्स थे। उसमें मोहम्मद यूनुस को गिनने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं भी कभी भी कोई पावर सेंटर नहीं है। उसको जब तक अमेरिका से आशीर्वाद प्राप्त है, अमेरिका की ब्लेसिंग्स है, तब तक वो बैठा हुआ है। जिस दिन अमेरिका कहेगा गेट लॉस्ट, वो अगले दिन भाग जाएगा, दिखाई नहीं देगा, ये गारंटी रही। अब कहां भागेगा? पेरिस में शायद उसने इसीलिए घर बना रखा है कि अगर अमेरिका में हॉस्टाइल गवर्नमेंट आ भी गई, तो कम से कम फ्रांस एक ऐसी जगह देश हो जो कि उसको बचाए रखे। अब ऐसी सिचुएशन को आप इस तरीके से देखिए, शेख हसीना है नहीं, खालिदा जिया है नहीं, लेकिन आपको ये शांत होकर देखना पड़ेगा कि ये दोनों भले ही नहीं है, लेकिन इन्होंने देश से बाहर रहकर अपने काडर को एक्टिवेट करके ये कह दिया है कि खड़े हो जाओ और इस मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले, वो लड़के लड़कियां खड़े थे जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें होपलेसनेस आना शुरू हो चुकी है। आवामी लीग और बीएनपी वाले स्टूडेंट्स जो कि एक बार को गलत फहमी में नाहिद इस्लाम के पीछे आकर खड़े हो गए थे, वो दोबारा से अपनी अपनी पार्टियों में लौट चुके हैं। उसके बाद एक खास बात और हुई है कि
आर्मी यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर्मी में भी यहाँ पर आपको 2 फैक्शंस नजर आएंगे, बल्कि 3 फैक्शंस नजर आएंगे। आर्मी का एक फैक्शन वो है जो कि कह रहा है कि हमें इंडिया से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बेचारे घर में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, कोई उनको पूछ रहा नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी नेतागिरी करने की, जोश में आने की, तो उन्होंने बाहर आके इस तरीके के भाषण देना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक फैक्शन बांग्लादेश आर्मी खुद है, और बांग्लादेश आर्मी के साथ साथ एक और फैक्शन है जो कि पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड या बांग्लादेश गार्ड्स, जो इनकी पुलिस वगैरह टाइप का कुछ होता है। अब असलियत में बीच में एक ऐसा मामला भी आया था कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच में भी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था, और उसके अंदर ये कहना शुरू हो गए थे कि कौन पावर प्ले में होगा। आर्मी ने अपनी पूरी ताकत जो थी वो शेख हसीना के पीछे रख दी थी। शेख हसीना को आर्मी ने ही धोखा दिया था, इसीलिए शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वरना शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ती, ये हमें समझना होगा। अब मामला सिचुएशन क्या है, बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी खड़ी हुई है, जमात इस्लामी जो है वो तांडव मचा रही है। उस तांडव के अगेंस्ट शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों खड़ी हो चुकी है। आर्मी जो है वो अपना ग्राउंड अब सेव करने की कोशिश कर रही है कि देखो भैया सीधी सी बात है, हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को बचाए रखना है, देश को बचाना है। वो भी पावर प्ले का हिस्सा बनना चाहती है, या यूं कहें पावर के अंदर आना चाहती है। और इसमें बचता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, जिन्हें लगता है कि उन्होंने वो मूवमेंट खड़ा किया, और मोहम्मद यूनुस उनका सरमाएदार है, और उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ, अमेरिका की CIA खड़ी है, और जमात इस्लामी के पीछे ISI खड़ी हुई है। ISI चाहती है कि जमात इस्लामी आगे डोमिनेट करे। शेख हसीना और खालिदा जिया भाग गई हैं तो उनको भागे रहने दिया। अमेरिका चाहता है कि जमात इस्लामी जो है वो पावर शेयर करे मोहम्मद यूनुस, ये होता है, मोहम्मद यूनुस से वो पावर शेयर करे। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर आर्मी कहां खड़ी हुई है, आर्मी अभी फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें आर्मी पावर प्ले में शुरू से थी, और वो कहीं ना कहीं अपने स्टेक्स ढूंढ रही है कि वो कहां है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी रूल भी अगर बांग्लादेश में आ जाता है तो भी वो पाकिस्तान बनता हुआ काफी हद तक नजर आएगा, क्योंकि ग्राउंड से बनी हुई लीडरशिप आपके यहां नहीं है, और बांग्लादेश में नहीं है, और वही इसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है आरजू जी, इसका लास्ट पार्ट यहां पर यह है कि जैसे जैसे ये सिचुएशंस आगे बढ़ती हैं, यूनुस को समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसका बेस लूज हो रहा है, और जैसे ही बेस लूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा कोई माहौल क्रिएट करेगा जिससे जो पूरी की पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म ऑफ बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाए, मिसगाइड करे। जैसे इमरान खान के ऊपर मौलाना आ रहा है, फजलुर रहमान जो था वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहा था, गारंटी की बात है, और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है इमरान खान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कभी तहरीक लब्बैक वाले, कभी मौलाना, कभी कोई इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ता था, और किसी को कोई मतलब इमरान खान की हालत खराब थी। इंडिया ने क्या किया, कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये कॉल अननोटिस्ड गई होगी, लेकिन इमरान खान ने मोदी जी को फोन करके या व्हाट्सएप करके या मैसेज करके कहा होगा, मोदी जी थैंक यू, आपने मेरी सारी सरदर्दी खत्म कर दी। क्योंकि अभी तक जो लड़ाई पूरा का पूरा पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ लड़ रहा था, वो लड़ाई अब इमरान खान नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गई, और सारे के सारे अपने घर जाके बैठ गए और तैयारी करने लगे कि इंडिया से कैसे लड़ा जाए, और इमरान खान जो है वो इंडिया से लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान यहां पर, मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि मतलब अगर इमरान खान यहां पर एक थोड़े से पैंतरेबाजी या स्टंटबाजी कर जाता, बंदर कूद कर जाता, शोर शराबा कर जाता, भागा दौड़ी करता, और इंडिया को 2-4 बार चैलेंज कर देता। इमरान खान घबराया हुआ नजर आ रहा, बस 2-4 बार चैलेंज कर देता, हम देखेंगे बदला लेंगे टाइप में कुछ 2-4 शब्द बोल देता, तो इमरान खान जितना हीरो अभी है इससे 10 गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी लेवल होता, और अभी जो पार्टियों की हालत खराब है वहां पर वो आर्मी तक की हालत खराब हो जाती इमरान खान को निपटने के लिए, और फिर उसे कोई नहीं हटा पाता। ये होता है। उस क्राइसिस वाली सिचुएशन में इमरान खान डरा हुआ नजर आया, घबराया हुआ।
तो ये चीज हमें समझनी होगी कि असलियत में ये खेल खेले जाते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जब चल रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं, और उस पर कोई बाहर वाला आकर हमला करना शुरू कर देता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या बाहर वाले का डर दिखा दिया जाता है, तो वो देश को एकजुट करने में, इकट्ठा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गलती चाइना ने भी की थी, मैं सच बता रहा हूं। हमारे जैसे ही कोविड आया, कोविड आते ही भाई इंडिया के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उसके अंदर हमने लॉकडाउन भी लगाया और बहुत ही सक्सेसफुल लॉकडाउन लगाने की कोशिश करी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि हो सकता था कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती और मोदी सरकार उसको ना संभाल पाती, तो हो सकता है मोदी गवर्नमेंट की पोजीशन कमजोर हो। लेकिन वहां गलवान क्लैश हुआ, चाइना आके बैठ गया। चाइना आके बैठा तो देश के अंदर, इंडिया के अंदर एक मैसेज गया कि हम मुसीबत में फंसे हुए हैं और चाइना हमसे लड़ रहा है। ये तो गलत बात है। इसका मतलब चाइना हमारा दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट को कम से कम 2-2.5 महीने मीडिया को मटेरियल मिल गया, मोदी गवर्नमेंट को टाइम मिल गया, मीडिया को मटेरियल मिल गया कि चाइना तेरी ऐसी तैसी, चाइना तेरी ऐसी तैसी। खूब अपोज किया चाइना चाइना चाइना। अब नतीजा उसका ये हुआ कि जैसे जैसे चाइना 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 अपोज किया, इंडियंस जो थे वो चाइना की दुश्मनी के चक्कर में लगे रहे और बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उनसे ध्यान हट गया। ये दुनिया की हर सरकार करती है। आपकी सरकार भी कर रही है, हमारी सरकार ने भी कई जगह पे किया। हमारे वालों ने तो रामायण और महाभारत दिखा दी और 2-2 घंटे तक आराम से बैठा बैठा इंसान देखता रहा, उन्हें पता ही लगा कि जीवन के 2 साल कहाँ गए। हमारे वाले इस मामले में शातिर बहुत है, चालाक, मतलब इस मामले में इंटेलिजेंट होना चाहिए ना, जनता को कहां पर हैंडल करना है वो कर गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि बांग्लादेश के अंदर भी यही गेम खेलने की कोशिश की जाती है। जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी यूनुस के अगेंस्ट एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है बीएनपी और आवामी लीग के थ्रू, या और हिंदूज को जिस तरीके से मारा काटा जा रहा है, उससे भी एक नेगेटिविटी फैल रही है। इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इससे और ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। ये हमें समझना होगा। तो जब ये सारी सिचुएशंस आ जाती हैं तो यहां पर एक नया पार्ट निकल के आता है कि भाई इससे हैंडल कैसे किया जाए। अराकान आर्मी उनके बॉर्डर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मारकाट मच रही है, वो अटैक कर रही है, इसकी कोई खबर नहीं। लेकिन अगर ये खबर बना के परोस दी जाए बांग्लादेश के लोगों को और ये कहा जाए कि देखो अराकान आर्मी हमला कर रही है, उसके बाद इंडिया को प्रोवोक किया जाए, और कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं इंडिया को प्रोवोक करने वाले। जैसे हमारा मनसा देवी का मंदिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बन रहा था, एक पूरी की पूरी फौज की टुकड़ी आके कहती है कि तुम ये मंदिर हम नहीं बना सकते। हमारे सोल्जर्स उन्हें 2-2 कान पे मार के भगा देते तो बंगाली कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो चाहते थे कि हमारे इंडियन सोल्जर्स उनको 2-4 मारे। वो चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स उनसे कुछ पंगा लात घूसे चले और खून वून निकले और उसकी फोटो खींची जाए, और वो फोटो खींच के उसको बंगाली मीडिया के अंदर, बांग्लादेशी मीडिया के अंदर फैलाया जाए कि देखो इंडिया कितना ज्यादा एग्रेसिव कर रहा है और बदमाशी दिखा रहा है और हमारे बॉर्डर गार्ड्स को मारा। अब अभी 2-4 दिन से रोज खबरें आ रही है कि इंडिया वाले अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आकर रोक रहे हैं कि तुम क्यों फेंसिंग कर रहे हो, और इंडियन जो है साइड वो शांत बैठी हुई है कि ठीक है, हमें पता है तुम कौन सी वाली गेम खेल रहे हो, एक बार 20 तारीख आ जान दो, तुम्हारा बाप जो है वो चला जाए, फिर हम तुम्हारे को बताएंगे कि असली बाप कौन है। सीधी सी बात ये है। होता है ना कई बार के मतलब हलीगन वाली जो बिहेवियर है वो इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। अब यही चीज यूनुस समझ रहा है कि बांग्लादेश जानबूझकर इंडिया से पंगे ले रहा है, अराकान आर्मी बॉर्डर पर है, वो एक हैवक क्रिएट करना है। अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनको रोकने के लिए ये हैवक काम आएगा और ये शोर काम आएगा, और लोगों के ऊपर दबाव बनेगा कि देश अगर मुसीबत में है, बांग्लादेश मुसीबत में है, इंडिया ने हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमें ये मोहम्मद यूनुस के पीछे आकर खड़ा हो जाना चाहिए ताकि यूनुस जो है वो गवर्नमेंट में बना रहे और बांग्लादेश को बचा सके। और यही माहौल इस टाइम पर बनाया जा रहा है। इंडिया बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा है, लेकिन इतना पक्का है कि बांग्लादेश का तो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैस क्रिएट करना है, एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, ताकि एक लो इंटेंसिटी वॉर चलती रहे, इंडिया को विलन बांग्लादेश में बनाते रहे। एक तरफ उससे हिंदू खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक बड़ा
शेख हसीना का जो बड़ा वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इनके जो जमात इस्लामी के लोग हैं उनको प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। तीसरी तरफ इलेक्शंस को डिले कर, सिविल वॉर के नाम पर या प्रॉब्लम्स के नाम पर या वॉर के नाम पर इलेक्शंस को डिले करने के लिए एक लेजिटिमेट जिसे कहते हैं कि रूल आ जाएगा, एक लेजिटिमेट रीजन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस का फायदा उठाने के लिए इलेक्शन से बचने के लिए सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक हैवक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भागो भागो भागो। तो जो बाकी कलेश हो रहा होता तो वो सब बंद हो जाता और भेड़िया आ गया होता है। तो इंडिया को भेड़िए की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इसमें एक चीज मुझे और बताइए रिमोन जी के पाकिस्तान की बातचीत चल रही है बांग्लादेश से, ठीक है, तरह तरह की, कभी कहते हैं जी वीजा पॉलिसी जो है वो कह लीजिए कि सॉफ्ट कर दी गई है और कई दूसरी चीजें, ट्रेड वगैरह। भारत इसको कैसे देख रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कोई नई गठजोड़ से कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको लगता है नहीं ऐसे रूटीन में है, चलता रहता है कंट्रीज में? देखिए, बारीकी से अगर देखा जाए तो जो प्रॉब्लम्स पहले पाकिस्तान क्रिएट कर रहा था वैसा ही प्रॉब्लम, वैसा ही नेटवर्क, वैसा ही प्रॉब्लम, वैसा ही माइंडसेट बांग्लादेश में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ताकि अभी तक बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट थी तो बांग्लादेश से इंडिया का बॉर्डर सिक्योर था, हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पर शेख हसीना मौजूद थी और शेख हसीना जो है उसने पूरे के पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश किया हुआ था और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इसलिए इंडिया मेंटली टेंशन फ्री था कि ना तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ना ही बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ना और कुछ। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस या तो चाइना पर था या पाकिस्तान पर था। लेकिन जिस तरीके से आपके रिलेशन पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी आर्मी के ऑफिसर्स की मीटिंग पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से हो रही है, वहां पर मिलिशिया ग्रुप्स जो हैं बॉर्डर के ऊपर ट्रेन किए जा रहे हैं, उनको हथियार गोला बारूद दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, रोहिंग्यास के नाम पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है जितना हमें और आपको लगता है। वहां पर कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी और इंडिया को उस डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वरना आने वाला टाइम जो है वो इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। इतना तो हम ध्यान दे रहे हैं, इतना तो हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली, बहुत ही डीप में उसको सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सिचुएशंस को माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस कर रहे हैं कि असलियत में कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है या कौन क्या कर सकता है। जी, लेकिन सर ये दोनों कंट्रीज जो है, स्पेशली ये तो खैर बांग्लादेश की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान और भारत जो है, ये किसी जगह जाकर जो है वो आराम से क्यों नहीं बैठते? इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आखिर सॉल्व क्यों नहीं हो रही? 75 साल 70 इयर्स हो गए। इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का जो रूह है, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान टिका हुआ है, हालांकि वो नहीं बची है, बट स्टिल वो जो बची है उसमें दो पॉइंट्स बहुत जड़ में है। उनमें से कोई एक पॉइंट भी अगर हिलता है तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पहला, इस्लाम या कलमे के नाम पर कंट्री बना है। कलमे के नाम पर अगर कंट्री बना है तो कलमे का मतलब इस्लाम के नाम पर कंट्री बना है। अगर जरा सा भी पाकिस्तान का विश्वास इस्लाम के नाम पर जो भी हो रहा है उस पर कमजोर हुआ तो आपका कौन कंट्री स्प्लिट करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल टीटीपी के साथ है कि टीटीपी जिस तरीके से ताकतवर हो रही है, टीटीपी जिस तरीके से सिचुएशंस में आगे बढ़ रही है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि टीटीपी वाले आपसे ज्यादा सच्चे मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि टीटीपी वाले सच्चे मुसलमान दिखाई दे रहे हैं तो आज के दिन आपकी आर्मी को अपने ही सोल्जर्स पर भरोसा नहीं है कि वो टीटीपी के साथ खुलकर लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। रीजन है, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है कि आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज ट्रेन उड़ा दी, आज शहर पे कब्जा हो गया, आज उधर से हमला हो गया। तो पहला वाला पिलर आपका हिल चुका है। दूसरा पिलर जो है, जो जिसके दम पे आप मजबूती से खड़े हो, वो है इंडिया हिंदू। और क्योंकि इंडिया हिंदू है और मुसलमानों पर बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए इस टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखा जाएगा। और टू नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक पाकिस्तान की नजर में स्टैब्लिश कर दी कि हम हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। बस यही सिचुएशन थी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर भाई एक पिलर इस्लाम वाला जो है वो तालिबान ने हिला दिया, अगर दूसरा पिलर भी हिल गया कि इंडिया दोस्त है या इंडिया के साथ दोस्ती चल रही है, तो गारंटी की बात है
दोनों के दोनों आपस में मतलब भिड़ तो जाएंगे, मतलब दोस्ती हो गई है तो दोनों की दोस्ती तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी फेल हो जाएगी। और जैसे वो टू थ्योरी फेल हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान टूटना शुरू हो जाएगा कि फिर हम हिंदुस्तान से अलग क्यों, फिर तो हिंदुस्तान में हिंदू कोई दिक्कत थोड़ा ना है। क्योंकि और उसके बाद अब बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अरब कंट्रीज में भी इंडियंस को या इंडियन कल्चर को रिकॉग्निशन मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिव वेव है। और ये जो नेगेटिव वेव है, ये जो आम मुसलमान है, जो थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचना शुरू करेगा, वो सारा अब कहीं ना कहीं मुसलमान या इस्लाम से दूर होता जाएगा और एक कन्वर्जन शुरू हो जाता है। और वो जो कन्वर्जन है, आरजू सीधी सी बात है, आपने अपने पीछे बुद्धा की मूर्ति लगाई थी, ये एंटी इस्लामिक मानी जाती है। अभी आरजू एक है, ऐसी जब 1 लाख आरजू खड़ी हो जाएंगी और 1 करोड़ खड़ी हो जाएंगी या 1 करोड़ आरजू जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ को सप्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल काम। और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और बोल सकते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान इसी चीज से डरता है, इसीलिए वो इंडिया से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया से अगर वास्ता रखोगे तो इंडियंस के कांटेक्ट में आम आदमी आएंगे, और जैसे ही इंडियन के कांटेक्ट में आम आदमी आएंगे तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग हिंदू कल्चर, हिंदू सिस्टम, हिंदू ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हो जाए, या कम से कम वो लॉजिकली आर्ग्यू करने लगे। और लॉजिक की मेरा ऐसा मानना है, मुस्लिम्स की कम्युनिटी में कोई जगह नहीं, एक नाम की कोई चीज नहीं होने की वजह से उनको लगता है कि एक बार अगर ये लॉजिकली सोचने लग गए, क्रिटिकल एनालिसिस करने लग गए, तो आने वाला टाइम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं उनके लिए और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होगा। इसीलिए वो उनकी मजबूरी है, इंडिया से दोस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि टू नेशन थ्योरी फेल हो जाए। लेकिन इस्लामिक जो पिलर है, जो जिसके नाम पर, कलमे के नाम पर जो पाकिस्तान बना था, वो कलमे के नाम पर जो भी हो रहा है उसमें मामला हिल रहा है। जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं शायद कभी किसी टाइम पे जाकर जो है वो लोग जो है वो थोड़े प्रोग्रेसिव हों, और वैसे टू नेशन थ्योरी अभी भी काफी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें बुरा भला भी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज जो है वो आना शुरू हो गया है। अब कितना टाइम लगेगा इस चीज को बढ़ने में पता नहीं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू।